एक बार एक साधु को पता लगा कि ऊंची चोटी पे एक बहुत बड़े गुरु रहते हैं, उनसे मिलने चला जाए। लेकिन चोटी बहुत ऊंची थी। तब उस साधु ने क्या करा, अपना जो बिस्तर था और कुछ सामान था उसको अपनी पीठ पर लादा और वो चोटी पर चढ़ने लगा। उसने अपने पास में क्या देखा, एक लड़की थी जो अपने भाई को अपने कंधों पे बिठाकर वो भी चोटी के ऊपर ले जा रही थी गुरु से मिलने। दोनों लोगों के ऊपर देखा जाए तो समान रूप से वजन था। गुरु थे, जो संत थे उनके ऊपर भी वजन था, और जो लड़की थी उसके ऊपर भी उसके भाई का वजन था। तब क्या हुआ कि जो संत थे उसने उस लड़की से कहा, बेटी तुम्हारे ऊपर बहुत बोझा लगता है और तुम्हें चढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही होगी। तब उस बेटी ने कहा कि मेरे ऊपर कोई बोझा नहीं है, मुझे कोई कठिनाई नहीं हो रही है। असल में ये मेरा भाई है और ये मेरे लिए बोझा नहीं है, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि अपने भाई को एक महान गुरु से मिलवाने जा रही हूँ, और बोझा तो आपके ऊपर है। और जैसे ही ये बात संत ने सुनी, उसे गहरा धक्का लगा और वह इस मर्म को समझ गया कि वास्तव में वो जिसको बोझा समझ रहा था उसके ऊपर वो बोझा नहीं था। कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियाँ यही हैं। कई लोगों को पढ़ाई जो है बोझा लगता है और कई लोगों को पढ़ाई में मजा आता है। अब आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि पढ़ा नहीं रहे, आप बता नहीं रहे हैं, आपने वीडियो बनाना बंद कर दी। तो देखो, हमारी भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण हम आपको नहीं पढ़ा पाते। विशेषकर ऑनलाइन में, ऑफलाइन में समस्याएं नहीं आती हैं क्योंकि आप आमने सामने होते हो। जिसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम आपको जानते ही नहीं कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रहे हैं, उसमें कितने परसेंट नंबर हैं, क्या स्थिति है, आपका पढ़ने का स्टाइल क्या है, आपके पास टीचिंग मटेरियल क्या क्या है, आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन सी आपके पास बुक हैं, हमें कुछ नहीं पता। हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें पूरा काउंसलिंग फॉर्मेट आपको बताया था कि ये पूरा काउंसलिंग फॉर्मेट है, आप अपना काउंसलिंग फॉर्मेट रेडी करके दीजिए। तो 2-4 बच्चों ने तो दिया, बाकी किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। भाई अगर आप अपना काउंसलिंग फॉर्मेट हमें नहीं दोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। भाई नंबर की प्रॉब्लम जी आ रही थी, कहाँ भेजें, आप दोबारा से मैसेज करते, हम आपको दोबारा से लिंक देते ताकि आप अपना जो है काउंसलिंग फॉर्मेट भेज सकें। आपकी प्राइवेसी भी ओपन नहीं होती और आपके बारे में हमें पता लग जाता। देखो, 2 तरीके का टीचिंग होता है। एक तो ये होता है कि टीचर आया, उसने कुछ नोट्स दे दिया आपको या कुछ लिखा दिया और वो चला गया, बात खत्म। और एक टीचिंग होती है साइकोलॉजिकल टीचिंग। इसमें क्या होता है, ये एक टीचिंग का साइकोलॉजिकल मेथड होता है जो आपने बीएड में पढ़ाया जाता है, आपको बीटीसी में पढ़ाया जाता है। इसके बाद जो पढ़ाई होती है वो बोझ नहीं होती उस साधु की तरह कि जिसके सर कंधे पे बहुत ज़्यादा बोझ था। फिर पढ़ाई मजा हो जाती है, ठीक उसी तरीके से जैसे वो लड़की अपने भाई को गुरु से मिलवाने जा रही थी और उसको बहुत ज़्यादा खुशी थी इस चीज़ की कि वो अपने भाई को गुरु से मिलवा रही है। तो आप चाहें तो पढ़ाई आसान भी हो सकती है, आप चाहें तो कठिन भी हो सकती है। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं या मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो मैं आपको ये 11 स्टेप बताऊंगा। आपको इन 11 स्टेप के अकॉर्डिंग काम करना है, तभी बात बन पाएगी, वरना आपकी मर्जी कि आप क्या करें क्या ना करें। अब चूंकि आपको भी ये नहीं पता कि क्या टीचिंग का मेथड है क्या है, तो हल्का सा मैं आपको परिचय करा देता हूं क्या है क्या नहीं है। देखो, होता क्या है कि टीचिंग में एक टीचिंग जो है वो साइकोलॉजी के जितने मनोवैज्ञानिक हैं, जितने भी शिक्षाविद हैं, उन्होंने डिसाइड की है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है टीचिंग। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप शिक्षक हैं और हम किसको पढ़ाते हैं, शिक्षकों को पढ़ाते हैं। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि आप स्टूडेंट हैं तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर सकते, फिर आपका पढ़ना बेकार है। फिर आप रेलवे कर लीजिए, एसएससी की तैयारी कर लीजिए, पुलिस में चले जाइए, किसी और में चले जाइए। अगर आप टीचिंग में आना चाहते हैं तो पहले तो आपको यह मानना ही पड़ेगा कि आप शिक्षक हो, और आप शिक्षक तो हो, आपने बीएड किया है, तो आप शिक्षक क्यों नहीं हो। भाई बीएड क्या होता है, प्रशिक्षित स्नातक। तो सबसे पहली बात तो ये मानो कि आप टीचर हो और हम टीचरों को पढ़ाते हैं, और टीचरों को कभी पढ़ाया नहीं जाता, उनको गाइड किया जाता है, उनको एक दिशा दिखाई जाती है जिसके बाद उनकी दशा बदल जाती है। ठीक है। दूसरा चीज क्या है, पढ़ाई का जो स्टाइल होता है वो संज्ञानात्मकवादी स्टाइल होता है। हम लोग क्या है, संज्ञानात्मक तरीके से आपको पढ़ाएंगे या संज्ञानात्मक तरीके से आपको समझाएंगे। ये संज्ञानात्मक तरीका क्या होता है, संज्ञानात्मक तरीका जो होता है समझ की जड़ें समझना। इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, समझ की जड़ें समझना। यानी जो भी आपका टॉपिक है उसका बैकग्राउंड क्या है और उस टॉपिक में खास बातें क्या क्या हैं, किस तरीके से वो कोरिलेट हो रहा है, कैसे अटैच हो रहा है, किस तरीके से आपके माइंड में घुसेगा,
किस तरीके के आपके संज्ञान में बैठेगा और वो परमानेंटली आपके संज्ञान में आ जाएगा। इसे कहते हैं संज्ञानात्मक वादी, जो आपके संज्ञान में आकर सेट हो जाए। तो जो हमारा पढ़ाने का स्टाइल है वो संज्ञानात्मक वादियों की तरह है कि आपके संज्ञान में चीज़ों को बिठा देना। परीक्षा हॉल में क्या होता है, जब आप जाते हो तो यही प्रॉब्लम आती है, आपको वहाँ कुछ याद ही नहीं आता, कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि चीज़ें आपके संज्ञान में है ही नहीं। तो आपके संज्ञान में क्या है, कुछ और चीज़ें हैं। अब इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या होता है, व्यवहार परिवर्तन। तो भाई पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि टीचर जब आपको पढ़ा रहा है, कॉन्सेप्ट समझा रहा है, तो आपका व्यवहार परिवर्तन तो होना ही चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पहले क्या था कि आप किसी परीक्षा में एग्जाम दिए, आप किसी एग्जाम में बैठे, बैठने के बाद क्या हुआ, आप उसमें फेल हो गए। तो बात क्या थी, एग्जाम भी वही था, आप भी वही थे और मटेरियल वही था, आप फेल हो गए। लेकिन इस बार क्या होना चाहिए, खिलाड़ी बदल जाना चाहिए, इस बार खिलाड़ी चेंज होना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि खेल भी वही है, लोग भी वही हैं, लेकिन जो खिलाड़ी है वो क्या हो गया है, बदल गया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि पढ़ाई वो पढ़ाई सक्सेस है कि जिसमें आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। और परिवर्तन किसके द्वारा आता है, अनुभव के द्वारा आता है, जिसको कहते हैं करके सीखना। अब एक तरीका ये कि मैं आपको नोट्स बना के दे दूं या पढ़ा दूं, वो सब आपका बेकार है, आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा। अब आएगा कैसे, आएगा ऐसे कि मैं आपको काम करने का तरीका बता दूं कि इस तरीके से आपको अपने विषय को पढ़ना है, इस तरीके से टॉपिक निकालना है, इस तरीके क्वेश्चन निकालना है, फिर टॉपिकों को मर्ज करना है, फिर टॉपिक से क्वेश्चनों को मर्ज करना है, और मर्ज करने के बाद क्या होगा, आपको सटीक पता लगेगा कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, फिर आपको नोट्स बनाना है, फिर उनको अपडेट करना है, एक तरीका ये बता दिया जाए। इसके बाद क्या होगा कि आप छात्र थे, शिक्षक तो बन ही चुके हैं, लेकिन जब आपको और ज्यादा व्यवहार परिवर्तन होगा, आप चीजों को समझेंगे, फिर आपको आना पड़ेगा एग्जामिनर की भूमिका में। क्योंकि एग्जामिनर जिस तरीके से छल कपट करता है, कई बार आपको कॉन्सेप्ट पता होता है, कंटेंट पता होता है, लेकिन एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन घुमा देता है कि आप उसके जाल में फंस जाते हो। फिर वो कभी कभी क्या करता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सरल रखेगा और चौथा क्वेश्चन कठिन। जैसे ही आप अपना माइंड सेट करे हुए हो 3 क्वेश्चनों को लेके, चौथे में आके आप नहीं एडजस्ट कर पाए, अपने क्वेश्चन बिगाड़ दिया। कई बार क्या करता है, वो 4 क्वेश्चन कठिन लग देता है और 5वां क्वेश्चन सरल होता है, तो आपका माइंड सेट वैसे ही चलता है और फिर अचानक क्या होता है, आपका क्वेश्चन बिगड़ जाता है। तो इस तरीके से कि आपको शिक्षक से एग्जामिनर की भूमिका में आना है, यानी आपको अपने अंदर एग्जामिनर की क्षमता भी डेवलप करना है, ताकि जब आप परीक्षा हॉल में हो, पेपर को देखें, तो एग्जामिनर आपको बेवकूफ ना बना पाए, वो अपने षड्यंत्र में, अपने जाल में आपको ना फंसा पाए और आप उससे बाहर निकल आओ। और फिर क्या होगा कि कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर लोगे, और अभी तक आप गाइडेंस लेने वाले थे, अब आप गाइडेंस देने वाले बन जाओगे। आवाज बहुत खराब है, तो कोई नहीं, आपको समझ में आ ही जाएगा। इसके बाद आपका जब कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, कंटेंट तैयार हो जाएगा, फिर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। बस दुनिया तैयारी कर रही होगी नोट्स की, टॉपिक की, और आप उस समय कर रहे होंगे मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। लीजिए, काम हो गया। आपको 11 स्टेप से गुजरना है। अगर आप 11 स्टेप से गुजरेंगे तो यकीन मानिए आपकी तैयारी सुसंगत, व्यवस्थित और कुछ ऐसी तैयारी हो जाएगी, फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठें, उस एग्जाम को आप क्या करेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे। तो आपको अगर हमारे अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेंगे, 11 स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे। पहला स्टेप है काउंसलिंग फॉर्म। तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको एक काउंसलिंग फॉर्मेट दिया था। तो आप पहला काम तो ये करें, वो वीडियो देखने के बाद आप अपना काउंसलिंग फॉर्मेट रेडी करें, और इसी वीडियो के लास्ट में हम आपको एक लिंक दे देंगे जिसमें आप उस फॉर्मेट को डाल दें, वो हमारे पास तक पहुंच जाएगा। उसमें आपकी जो प्राइवेसी है वो भी भंग नहीं होगी, और हम आपको एक विशेष नाम दे देंगे। जैसे किसी का नाम मान के चलिए कुछ भी है, जैसे किसी का नाम कविता है, कविता, अब इसको हमने कोड नेम ए दे दिया। अब ये केवल कविता को ही पता होगा कि उसका कोड नेम जो है ए है। फिर हम अगर उसके बारे में बताएंगे, समझाएंगे, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम है, जहाँ समस्याएं हैं, जहाँ सुधार की आवश्यकता है, जहाँ आपको फीडबैक चाहिए, तो केवल कविता को ही पता होगा कि ये वीडियो मेरे लिए है, क्योंकि मेरा कोड नेम ए है। ये किसी और को पता नहीं होगा। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम वाले जितने लोग हैं उनका भी समाधान हो जाएगा। तो अगर आपको हमसे पढ़ना है, हमसे समझना है, तो पहला काम आप यही करिए, क्या करिए कि सबसे पहले आप उस काउंसलिंग फॉर्मेट को रेडी करिए, और रेडी करने के बाद हम जो लिंक देंगे उस लिंक पे आप भेज दीजिए।
तब हमें आपके बारे में पता लग जाएगा। देखो भाई, मेरा जो शिक्षा शास्त्र है या शिक्षण शास्त्र है, वो एक बात कहता है कि अच्छा शिक्षक वो नहीं जो 1000 बच्चों को पढ़ाता है, 300 बच्चों को पढ़ाता है या 600 बच्चों को पढ़ाता है। अच्छा शिक्षक वो है जो केवल एक बच्चे को पढ़ाता है और उसका एक बच्चे का पढ़ा हुआ ज्ञान बच्चे को समझ में आता है। उसके द्वारा पढ़ा हुआ जो ज्ञान होता है या पढ़ाया हुआ ज्ञान होता है, वो एक बच्चे को समझ में आता है। मैं 2000 बच्चों को, 3000 बच्चों को लेकर नहीं चलता। मेरा क्या है कि एक बच्चे को अगर मेरी टीचिंग समझ में आ रही है तो मेरे लिए काफ़ी है। बस शर्त यह है कि उस बच्चे के बारे में मुझे पता हो, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पास क्या क्या मटेरियल है, क्या नहीं है। ठीक है, आपकी प्राइवेसी भंग नहीं होगी अगर आपको रियल में पढ़ना है। क्योंकि हमारे पास देखो हर जगह वो स्थिति है, दो तरीके के स्टूडेंट हैं। एक है फर्जी वाले। फर्जी स्टूडेंट का क्या काम होता है, वो ना पढ़ते हैं ना कुछ, वो फॉर्म डालते हैं और फॉर्म डालने के बाद अपने घर वालों को बता देते हैं कि उनका फॉर्म पड़ चुका है और वो तैयारी कर रहे हैं, वो एंजॉय करते हैं लाइफ का, उल्टे सीधे कमेंट करते रहेंगे और घूमते रहेंगे, उनको कोई पढ़ना नहीं होता है, वो फर्जी स्टूडेंट होते हैं। एक होता है सीरियस स्टूडेंट। कौन से होते हैं? सीरियस, जिनको वास्तव में आवश्यकता होती है गाइडेंस की, पढ़ने की, समझने की, समझाने की। तो ऐसी स्थिति में जो सीरियस स्टूडेंट होंगे वही अपना काउंसलिंग फॉर्मेट देंगे और जो फर्जी वाले स्टूडेंट होंगे वो खुद ब खुद बाईपास हो जाएंगे, फिर वो हमसे नहीं टकराएंगे। क्योंकि हमें ट्रैफिक में से अच्छे स्टूडेंट चाहिए, फर्जी वाले स्टूडेंट नहीं चाहिए। अब जैसे ही आपका काउंसलिंग फॉर्मेट मेरे पास आएगा, मुझे सटीक पता लग जाएगा कि आपके पास टीचिंग मटेरियल क्या क्या है। क्योंकि उस काउंसलिंग फॉर्मेट में एक चीज़ ये भी है कि आपके पास कंपटीशन की कौन कौन सी बुक हैं, और उसमें भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या इस वीडियो में कमेंट करके बता दें, हम आपका समाधान करेंगे। इसके बाद आपको समझने के बाद, क्योंकि देखो हर स्टूडेंट के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंट होता ही होता है। एक जैसा पढ़ाया हुआ सभी स्टूडेंट पर काम नहीं कर सकता, एक जैसा पढ़ाया हुआ सभी स्टूडेंट पर काम नहीं कर सकता। तो इसलिए आप अपना बताएंगे कौन कौन सी बुक है, फिर हम आपकी क्या करेंगे, बुक ऐड करा देंगे। अब बुक ऐड कराने के बाद सीधी सी बात है, आपकी काउंसलिंग फॉर्मेट से हमें पता लग जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है। फिर हम आपके क्या करेंगे, सिलेबस को व्यवस्थित करवा देंगे। और सिलेबस व्यवस्थित करने के बाद क्या होगा, आपके अंदर रीडिंग स्किल डेवलप किया जाएगा। रीडिंग स्किल डेवलप करना जो होता है, पढ़ते बहुत से लोग हैं पर कुछ लोगों के दिमाग में पड़ा हुआ रुक जाता है, कुछ लोग दिमाग में नहीं रुकता। तो जिसके दिमाग में पड़ा हुआ नहीं रुकता तो उसको हम टीचिंग के इसको रीडिंग के स्किल समझाए जाएंगे कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, कनेक्ट करा जाता है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है और भाषा संबंधी समस्याओं को दूर किया जाता है। फिर आपकी रीडिंग स्किल सही होगी। और जिसकी सही है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम होगी वही कमेंट मारेगा, उसी को समस्या आएगी, उसे समझ किया जाएगा। पर ये कमेंट तो हो सकता है 1 या 2 बच्चे करें, हम वीडियो 1 बनाए रीडिंग स्किल की, लेकिन इससे फायदा सैकड़ों बच्चों को हो सकता है जिनको रीडिंग स्किल करना नहीं आती। आपके अब आप देखोगे तो एलटी ग्रेड का जो मेन एग्जाम होगा तो उसमें एक चीज आएगी, आपठित गद्यांश। वो आपठित गद्यांश क्या है? वो आपठित गद्यांश यही है कि आपको एक कहानी दे दी जाएगी और नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे, आप उसको रीड करिए और इसके आंसर दीजिए। तो जिसका रीडिंग स्किल अच्छा होगा, जो बढ़िया से उस कहानी को समझ पाएगा, रीडिंग कर पाएगा, वही उसके आंसर दे पाएगा। अगली महत्वपूर्ण चीज होती है टॉपिक को संभालना। किसको संभालना? टॉपिक को संभालना। टॉपिक को संभालना क्या होता है समझिए। जैसे एक सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान। क्या है? राजनीति विज्ञान। अब इस राजनीति विज्ञान में आपके पास 4 किताबें हैं। पहली किसकी है? डी बसु की है। दूसरी किसकी है? सुभाष कश्यप की है। तीसरी किसकी है? लक्ष्मीकांत की है। चौथी किसकी है? आप बौद्धिक प्रकाशन की है। 5वीं किसकी है? यूनिक पब्लिकेशन इलाहाबाद की है। ठीक है। और छठी किसकी है? आपकी मान के चलिए ग्रेजुएशन लेवल पे यूजी या पीजी लेवल की है। अब 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 किताबें हो गई। इन 6 किताबों में एक ही टॉपिक हो सकता है। ठीक है, मान के चलिए हो सकता है कोई भी टॉपिक। यहाँ पे मूल अधिकार हो सकता है। क्या हो सकता है? मूल अधिकार। तो आपने इनके मूल अधिकारों के क्या करे? टॉपिक लिख लिए। यानी बड़ा टॉपिक क्या है? मूल अधिकार। और उस टॉपिक के अंदर भी जो मटेरियल है उसको लिख लिया। ठीक है। या कोई और टॉपिक है, इसका भी मटेरियल लिख लिया, इसका भी लिख लिया, इसका भी लिख लिया, इसका भी लिख लिया, इसका भी लिख लिया। तब आप क्या करेंगे? इन टॉपिकों को समेटेंगे। यानी जो टॉपिक एक से हैं वो एक ही लिखेंगे, जो एक से हैं वो एक लिखेंगे, और जो टॉपिक अधिक है वो उसको ऐड कर लेंगे। कुल मिला के इन सबको आप क्या करेंगे? एक करेंगे। अब ये टॉपिक हो सकता है आपका यहाँ पे
मैंने बताया था कि यह भी हो सकता है भारत में कोयले का उत्पादन। किसका उत्पादन? कोयले का उत्पादन। तो कोयले के उत्पादन की एक किताब का जे है, एक किताब का जे, एक किताब का जे, एक किताब का जे, एक किताब का जे। तो आपको हर किताब का टॉपिक क्या करना होता है? मर्ज करना होता है। हो सकता है एग्जामिनर के पास ये किताब हो सकता है ये किताब हो सकता है ये किताब हो। आपको क्वेश्चन देख के ये भी पता लगेगा किताब कौन सी है। तो इस तरीके से करना क्या है कि आपको सारे टॉपिकों को एक करना है। अब जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि कोई व्यक्ति होम साइंस से तैयारी कर रहा है तो उसके पास ग्रेजुएशन लेवल की बुक भी है, ठीक है, पीजी लेवल की बुक भी है और हाई बुक भी है। तो उन सबको क्या करना है? टॉपिकों को एक करना है, ठीक है। इससे क्या होगा? ये क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक यहां से शुरू हुआ है और यहां पे खत्म हुआ है। इसके अलावा संसार में इस टॉपिक संबंधित कोई भी मसला नहीं है, ना कोई भी मटेरियल नहीं है। तो आप इस चीज से टेंशन फ्री हो गए कि जो मटेरियल है वो इतना ही है, वरना आप भी कंफ्यूजन रहेगा, क्या पता एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन दे दे। इसके बाद आपको क्या करना है? प्रश्नों को समेटना है। प्रश्नों को समेटने का तरीका क्या है? प्रश्नों को समेटने का तरीका जो है वो ये है कि सबसे पहले आपने देखा कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। भाई आपको एग्जाम देना है, मान के चलिए एलटी ग्रेड का। तो क्वेश्चनों को समेटने का तरीका बताते हैं, क्वेश्चनों को कैसे समेटा जाता है। अभी आपने टॉपिक समेटे, यानी एक ही टॉपिक के 3-4 किताबों के जहां से मटेरियल है वो आपने क्या करा? एक कर लिया। अब एक करने के बाद आप क्या करेंगे? अगला काम ये होगा कि सबसे पहले आपने क्या करा? पहला निकाला एलटी ग्रेड, यानी आप एग्जाम देंगे एलटी ग्रेड। अब प्रश्नों को कैसे समेटेंगे? तो आपने क्या करा? एलटी ग्रेड के जितने प्रश्न जो भी 4-5 साल में आए हैं आपके सब्जेक्ट के, वो आपने क्या करे? ऐसे करके नोट कर लिए। बात समझ में आई? दूसरा काम आपने क्या करा? ऐसे करके आपने जो भी क्वेश्चन है उनको ऐसे नोट कर लिया। तीसरा क्वेश्चन आपने क्या करा कि अब एलटी का ही बड़ा भाई कौन है? जीआईसी प्रवक्ता। अब आपका सब्जेक्ट है एलटी में क्या? मान के चलिए होम साइंस। अब वो होम साइंस का पेपर जीआईसी में भी होगा, तो आपने उसके भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन क्या कर लिए। लेकिन ये क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। किसके अकॉर्डिंग होंगे? सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, किसी का सब्जेक्ट है एसएसटी में है चावल, तो चावल से जितने क्वेश्चन एलटी ग्रेड में आए वो भी आपने नोट कर लिए। अब चावल से जितने क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता में आए आपने वो भी नोट कर लिए। अगली चीज आप क्या पकड़ रहे हैं यहां पे? अगली चीज है आपका जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। इसमें चावल से जितने क्वेश्चन आए वो भी आपने क्या करा? ऐड कर लिए। यहां मैं आपको एक चीज बताऊं, जिसने एलटी का पेपर बनाया है उसने जीआईसी प्रवक्ता का बनाया है, उसने जीडीसी का बनाया है, तीनों बंदे एक हैं ये, ठीक है। अब यहां आपने लॉक कर लिया, ये आपका परीक्षा पैटर्न है। क्या है? ये आपका परीक्षा पैटर्न है। अब आपको पता लग गया कि चावल में एलटी से कैसे क्वेश्चन आए, जीआईसी से कैसे क्वेश्चन, जीडीसी से। ये सबसे बड़ा पेपर है, ये सबसे छोटा पेपर है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करा? थोड़ा सा अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए आगे आपने क्या देखा? टीजीटी। क्या देखा? टीजीटी की मैं देखूं कि टीजीटी में चावल से कैसे क्वेश्चन आए। फिर आपने काय का पकड़ लिया? टीजीटी का। फिर आपने पकड़ लिया पीजीटी का पेपर। फिर आपने पकड़ लिया नेट का, यूजीसी नेट का, ठीक है। अब आपके पास, और इसके बाद एक पकड़ लिया आपने यहां पे उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पकड़ लिया। यहां के क्वेश्चन भी आपने क्या करे? लिख लिए। अब आपने क्या करा कि एक नया पेज लिया, और नया पेज लेने के बाद जो क्वेश्चन बारंबार रिपीट हुए थे उसको तो एक ही बार लिखा, लेकिन जो क्वेश्चन नए थे उसको भी ऐड करा। पता लगा इन सारे क्वेश्चनों को मर्ज करके ऐसे करके आपने एक पेज पे चावल लिख के जितने क्वेश्चन थे सबके सब नोट कर लिए। बात आई समझ में कि आपने क्या करा? अब आपके पास अब तक जितने चावल से क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड में है, चाहे जीआईसी प्रवक्ता में है, चाहे कहीं है, वो आपके पास है। अब आपने क्या करा? टॉपिक भी समेट लिया, आपने प्रश्नों को भी समेट लिया। अब आपने देखा कि आपने टॉपिकों को समेट रखा था। अब चावल के टॉपिक क्या हो गए? भूमिका हो गई, उसकी भौगोलिक परिस्थितियां क्या हो गई, कैसे करा जाएगा। और तीसरे नंबर का टॉपिक क्या हो गया? चावल की किस्में हो गई, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या हो गया? उत्पादन हो गया।
अब आपने ये सारे टॉपिक मर्ज कर रखे हैं जितने भी हैं। अब आपके पास क्वेश्चन बैंक भी आ गया। अजय ऐसा वैसा क्वेश्चन बैंक नहीं है, इसमें एलटी के भी हैं, जीआईसी के भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी हैं, टीजीटी के भी हैं, पीजीटी के भी हैं, यूजीसी नेट के भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, सब चावल हैं। अब आपको करना क्या है, अगर भौगोलिक परिस्थिति से कोई क्वेश्चन टीजीटी में आया है, कोई एलटी में आया है, कोई जीआईसी में आया है, तो आप वहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, उसके आगे लिख देंगे एलटी कि ये क्वेश्चन एलटी में है। फिर आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके आगे लिख देंगे जीआईसी, यानी आपको सटीक पता लग गया कि ये आपका टॉपिक है और ये उस टॉपिक का आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आई? टॉपिक को और पर्सनों को मर्ज करना। जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको सटीक पता लगेगा कि ये आपका कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों से ये क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर। अब आपको ये पता लग जाएगा कि भूमिका से अगर क्वेश्चन नहीं आया है तो इसके बाद आपको ये चीज बन गया। अब ये आपका पूरा पैटर्न रेडी हो गया, ठीक है। अब आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कैसे करके नोट्स बनाना है। अब नोट्स बनाने में क्या करना है, आप नोट्स कभी भी कॉपी में मत बनाइए, A4 का पेपर ले लीजिए। नोट्स बनाने में क्या करिए, A4 का पेपर ले लीजिए, वो जो फोटोस्टेट वाला होता है। अब उससे फायदा क्या है कि आपके पास दो पेपर आपकी फाइल में लगेंगे A4 के, एक ये। तो आप A4 पे नोट्स बनाएंगे जिसमें आप क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा खाली रखेंगे, ये वाला हिस्सा क्या रखेंगे, खाली, और यहाँ पे केवल लिखेंगे। यानी पहले आप उसको एक पैड में रखते हैं ऐसे करके और इसमें लिखते रहते हैं, और लिखने के बाद छेद करके ऐसे करके फाइल में लगा देंगे। क्या करेंगे, फाइल में लगा देंगे। और जब आप फाइल में लगाएंगे तो उस फाइल में ऐसा लगाएंगे कि लिखा हुआ भाग इस तरफ आएगा, ये भाग खाली आएगा। ये भी मैं बताऊंगा आपको ये भाग खाली क्यों रखना है। अब आपने क्या करा है यहाँ पे कि सबसे पहले आपके पास पूरे टॉपिक का एक पेज ऐसा आ गया कि जिसमें सारे टॉपिक भी हैं और टॉपिक के बाद क्वेश्चन भी हैं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ से आए हैं टॉपिक। इस तरीके से अगर आप देखना चाहो तो मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, तो आपको सटीक पता लगेगा। देखो वही बात है कि मेरी बातें केवल उसे समझ में आएंगी जो वास्तव में पढ़ाई करता है या काम करता है। ये जो पढ़ाई से दूर है, जिसको यही आदत है कि मटेरियल मिल जाए मैं पढ़ लूँ लिख लूँ, उसकी बात समझ में नहीं आएगी। तो अब आपके पास एक ऐसा पेज आ चुका है कि जिसमें आपके टॉपिक भी हैं और प्लस आपके प्रश्न भी हैं, जो प्रश्न आए हुए हैं कि भौगोलिक परिस्थितियों से कितने प्रश्न आए हैं और वो प्रश्न जो हैं कहाँ कहाँ आए। आपको ये भी पता लग जाएगा कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन अधिक आए। अब आप बनाओगे अपना नोट्स। क्या बनाओगे, नोट्स बनाओगे। अब जो आपका नोट्स बनेगा, इसकी खास बात इस नोट्स की क्या होगी कि जहाँ से आपने डाल दिया हेडिंग भूमिका, हेडिंग डाल दिया। अगर भूमिका से क्वेश्चन है तो लिखो, नहीं क्वेश्चन छोड़ो। अगर भौगोलिक परिस्थितियों से नोट्स है तो मटेरियल तो आपके पास बहुत है। अब देख लो आप कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आए वैसे वैसे आप भौगोलिक परिस्थितियों से अपने नोट्स बना सकते हो। यानी पूरे डायग्राम में जहाँ से अधिक क्वेश्चन आए हैं वो बेहतर नोट्स बनाना है और जहाँ से कम क्वेश्चन आए उसको हल्का रखना है। बात समझ में आई? करना सबको है, लेकिन जहाँ इंपॉर्टेंट है, जहाँ से अधिक क्वेश्चन उसको तैयार करना है। इसके बाद क्या करना है, नोट्स को अपडेट करना है। अब अपडेट में क्या है कि आपने पूरा पेज छोड़ रखा है इधर का एक, और इधर लिख रखा है। अब अगर कोई नई किताब मिलती है, नई मैगजीन मिलती है, या कोई नई जानकारी है, या कोई नया अपडेट है नोट्स में, जैसे एग्रीकल्चर है उसमें अपडेट होता रहता है, इकोनॉमिक्स से अपडेट होता रहता है, साइंस से अपडेट होता रहता है, तब आप नोट्स अपडेट करेंगे। और अपडेट करने के बाद इसको पढ़ के यहीं पर इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ऐसे करके क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाते रहेंगे, इसको अपडेट करते रहेंगे और फिर इसको एनालिसिस करेंगे, चिंतन करेंगे। मैंने पिछली बार क्वेश्चन बताया था कि चिंतन लेवल क्वेश्चन आते हैं, कथन ए और कथन आर, कथन ए और आर दोनों सही है, कथन ए आर की सही व्याख्या करता है बनेगा। इसके बाद आप रिवीजन करेंगे और आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो सीधी सी बात है, मॉक टेस्ट में 3 स्तर के क्वेश्चन होते हैं। ज्ञान स्तर जिसको कहते हैं नॉलेज लेवल, दूसरा बोध स्तर, तीसरा चिंतन स्तर। ज्ञान स्तर क्वेश्चन बन जाएंगे, बोध के बन जाएंगे, चिंतन में आप फंस जाओगे। चिंतन में जब आप फंसोगे फिर आप मुझसे संपर्क करोगे, मैं आपके चिंतन लेवल क्वेश्चन बनवा दूंगा। तो अगर आपको मुझसे पढ़ाई करना है तो आपको ये 11 क्या नाम है फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप मुझे काउंसलिंग का फॉर्मेट दे दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा, फिर मैं आपकी बुकें ऐड कराता हूँ, फिर करूँगा। विश्वास रखिए, आपकी प्राइवेसी नहीं पता लगी किसी को। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा नाम लेके बताया जाए तो आप लिख दीजिए, आपका नाम लेके बताया जाएगा। और आप चाहते हैं मेरा नाम ना लिया जाए तो आपका नाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एक तरीके से आपके लिए कतई रामबाण ट्रिक सिद्ध होगी कि ऐसी काउंसलिंग की आपको सब कुछ पता लग जाएगा एक ही काउंसलिंग में कि आप कितने पानी में हो, और ये भी पता लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो वो क्या कारण है कि जो आपके सिलेक्शन को रोक लेंगे।
ठीक है। कई बार क्या होता है, हमने बोल दिया कि आप ऐसा ऐसा करिए वरना करना पड़ जाएगा, तो आपको वो काम करने पड़ेंगे। जैसे किसी को लत है यूट्यूब देखने की, तो ऐसा नहीं कि यूट्यूब छोड़ देना है, यूट्यूब देखना है पर कम देखना है। और क्या करना है, वही वाली बात है कि यूट्यूब पे भी तो अपना टॉपिक देख सकते हो। आप अपना कोई टॉपिक है, चावल है, आप कुछ मत करो, यूट्यूब में कान में ईयरफोन लगा लो, डाल दो चावल, एग्रीकल्चर, पीसीएस, आ जाएगा मजा। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप काम कर रहिएगा और हम पे टच में बने रहिए, ताकि हम आपका जो है काम आगे बढ़वाते रहेंगे। बस यही तरीका है। अगर आपने मुझे काउंसलिंग फॉर्मेट दे दिया और जब बुक तैयार हो गई, आपका सिलेबस रेडी हो गया, रीडिंग स्किल आ गए, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्या करोगे, ऑटोमेटिक आगे को पढ़ोगे, फिर पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी, पढ़ाई बोरिंग लगेगी। अब सोचो, एक आदमी वो है, स्टूडेंट वो है कि जिसको कुछ मटेरियल मिल गया वो रटे जा रहा है। अब एक स्टूडेंट वो है जो क्या कर रहा है, अपने सिलेबस को व्यवस्थित कर रहा है, अपनी बुक्स को पढ़ रहा है, वो अपने बारे में जानता है, उसको रीडिंग स्किल डेवलप कर लिए। अब वो टॉपिकों को समेट रहा है, वो प्रश्नों को समेट रहा है, वो टॉपिक प्रश्नों को मर्ज कर रहा है, वो ढूंढ ढूंढ के देख रहा है कि किस किताब में कौन सा क्वेश्चन है। उसको सटीक पता लग जाएगा कि एग्जामिनर ने किस किताब से क्वेश्चन बनाया है। फिर वो इनको मर्ज कर रहा है, फिर वो नोट्स बना रहा है। अरे ये करते करते 90% तैयारी आपकी ऐसे ही हो जाएगी। और इसके बाद आपका ना तो मन भागेगा, ना बोर होगे। जो आप लोग कहते हो पढ़ाई मन नहीं लगता है, और आप अपने आप सीरियस हो जाओगे। फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप शिक्षक नहीं बचोगे, फिर आप एग्जामिनर हो जाओगे। और फिर वही होगा जब आप परीक्षा हॉल में होगे, सामने भी एग्जामिनर होगा और आप भी एग्जामिनर होंगे। उसके जाल में फिर आप नहीं फंसोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन से इंपॉर्टेंट ये है, अपने ही गृह जनपद में सिलेक्शन लेना या अपने घर के आसपास लेना, वरना फिर मज़ा नहीं आता। यकीन मानिए, ये वो तरीके हैं जिससे आपको बोझा महसूस नहीं होगा पढ़ाई का, और पढ़ाई में मजा आएगा। आवाज़ बढ़िया नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो समस्याएं हैं, आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी से अपना काउंसलिंग फॉर्म में काम करिए। फिर मैं भाई बात कह रहा हूँ कि जो असली बच्चे होंगे तैयारी करने वाले, जो असली शिक्षक होंगे तैयारी करने वाले, ये काम वही करेंगे। और जो फर्जी होंगे वो बाईपास ले लेंगे, वो आएंगे ही नहीं। ठीक है, मैं इस पर भरोसा नहीं करता कि मैं 10,000 बच्चों को पढ़ा लूँ, या 300 को पढ़ा लूँ, या 4 को पढ़ा लूँ। मेरी टीचिंग से अगर एक बच्चे का काम हो रहा है, एक को समझ में आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत है।